बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हम सबके बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे यहां के लोकसभा के प्रत्याशी श्री चिंतामणि महाराज जी, हमारे प्रदेश के मंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी श्री राम विचार नेताम जी, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारी पूर्व मंत्री और सांसद और वर्तमान में विधायक श्रीमती रेणुका सिंह जी, श्री भूलन सिंह मरवाही जी, हमारे श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी, श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे विधायक अंबिकापुर से, श्री राम सेवक पैकरा जी, हमारे साथी श्री संजय श्रीवास्तव जी, श्री बाबूलाल अग्रवाल जी, श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा जी, श्री प्रबोध बिंज जी, राजकुमार टोप्पो जी विधायक, सम्मानित मंच, सभी मंच पर विराजमान सम्मानित हमारे पदाधिकारी और वरिष्ठ नेतागण, और यहां सरगुजा में इतनी बड़ी संख्या में देवी और सज्जनों, हमारे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सब जय जोहार। आज मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज सरगुजा की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है, और जब मैं यहां आया हूं तो सबसे पहले आदि शक्ति मां महा को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं मां बागेश्वरी, जो बाग पर सवार हमारी देवी हैं, उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, जब आप लोगों को देखता हूं तो मेरे मन में ये बात जरूर आती है कि सबले बढ़िया, सबले बढ़िया। मित्रों, ये बात बहुत सच्ची है। मुझे याद है कि नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव में अग्रवाल जी के सभा में शायद मैं आया, और वो चुनाव की अंतिम सभा थी, और मैंने आपसे वायदा मांगा था कि सिर्फ अग्रवाल जी को नहीं जिताओगे, आप छत्तीसगढ़ में कमल खिलाओगे, कमल खिलाओगे, कमल खिलाओगे। और आपने मेरी बात मानी, यहां से 14 की 14 विधानसभा आपने जीती, अग्रवाल जी को भी भेजा और छत्तीसगढ़ में मजबूत सरकार बनाई। इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, परसों 7 तारीख को, आज 5 तारीख हो गई, शाम तक चुनाव का प्रचार बंद हो जाएगा, और 7 तारीख को आप सब लोग चुनाव में अपना मत डालेंगे। आप सब लोगों ने अपना मन तो बना ही लिया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लोग यहां 11 बजे से आके बैठे हैं, जो लोग इतनी गर्मी में बैठे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने निर्णय कर लिया है कि चिंतामणि जी को लोकसभा में भेजना है। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन मित्रों, यह चुनाव सिर्फ चिंतामणि जी का नहीं है। यह चुनाव सिर्फ चिंतामणि महाराज जी का नहीं है। यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और मैं यहां 2 बातें आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं।
एक समय था यूपीए का, एक कांग्रेसी जन का, जब सब कोई बोलत रहे कि कुछ नहीं बदले के है, सब ऐसने रहेगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? जरा जोर से बोलो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? कुछ नहीं बदलेगा, सब ऐसा ही रहेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, भ्रष्टाचार ऐसे ही रहेगा। लेकिन 10 साल के अंदर आज आप साधारण मानवी आज ये कह रहा है कि समय आ गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में अब हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, 10 साल पहले राजनीति होती थी वोट बैंक की राजनीति, राजनीति होती थी धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, अगड़ा है कि पिछड़ा है, पहाड़ से है कि मैदान से है, कौन से मजहब का है, कौन से धर्म का है, कहां वोट बैंक पड़ा हुआ है, उस वोट बैंक को हासिल करने के लिए समाज को बांटो, समाज को तोड़ो, जो कुछ कर सकते हो करो, लेकिन वोट आना चाहिए, ये राजनीति चलती थी। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में राजनीति की परिभाषा बदल डाली, राजनीति की संस्कृति बदल डाली, राजनीति का तौर तरीका बदल डाला, राजनीति का काम करने का ढर्रा बदल डाला। और आज अगर राजनीति किसी को करनी है तो वह विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति। और मोदी जी ने मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर चलो, सबको आगे बढ़ाओ, देश को आगे ले जाओ। इस संकल्प को लेकर के आगे चलने का किया है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि इस कार्य को करने के लिए रिपोर्ट कार्ड की पॉलिटिक्स, अकाउंटेबिलिटी की पॉलिटिक्स, जो कहा वो किया, जो नहीं कहा वो भी करके दिया, ये हम लोगों ने नई संस्कृति को उजागर किया। और मोदी जी ने कहा बदलाव लाओ, रिफॉर्म करो, परफॉर्म करो और देश को बदलने के लिए ट्रांसफॉर्म कर दो और बदलाव ले आओ। इस तरीके से काम को आगे बढ़ाया है। मैं यहां जनजातीय क्षेत्र में आया हूं, आपके साथ जनजाति नाम पर राजनीति होती थी, आपके साथ सिर्फ भाषण होते थे, बड़े बड़े मुहावरे और बड़े बड़े शब्दों से आपको लुभाया जाता था, लेकिन आपकी तस्वीर और तकदीर बदले, इसके लिए काम नहीं होता था। अगर किसी ने जनजाति क्षेत्र के लिए, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए काम किया तो पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, यह हमको याद रखना चाहिए। हमारा कोई गौरव दिवस नहीं था। आज मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है और हम अपने दिवस को मनाते हैं। आपने कभी सोचा था कि हमारे आदिवासी भाई, हमारी बहन, हमारी माता कोई भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी? ये मोदी जी ने करके दिखाया है। आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, वो वहां राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। वो गौरवमय पोजीशन पर किसी ने दिया है, वो मान सम्मान पहुंचाया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाया। आपको जानकर खुशी होगी, अभी हमारे विष्णुदेव साय जी बोल रहे थे, मतारी बंधन मिलत है कि ना, बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने आदिवासी भाइयों का बजट 3 गुना बढ़ा दिया, 3 गुना बढ़ा दिया है। और उसी के माध्यम से आज विकास के काम हो रहे हैं। एकलव्य स्कूल हमारे आदिवासी भाइयों के पढ़ने के लिए, एकलव्य स्कूल
वो उसका बजट 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 21 गुना बढ़ा दिया है, ताकि हमारा कोई भी बच्चा रेजिडेंशियल स्कूल से पढ़े बगैर न रहे, और पढ़ाई के पूरा इंतजाम हो ही, इसके लिए पूरी की पूरी ताकत लगी। आपको जानकर खुशी होगी कि जंगलों में होने वाला उत्पाद, उसके लिए वन के दृष्टि से एमएसपी में करने का, पहले आपके सिर्फ 10 आइटम कवर होते थे, 10 आइटम, आज 90 आइटम, 90 तरीके के जंगल के प्रोड्यूस आज आपको एमएसपी में खरीदारी हो रही है, एमएसपी में खरीदारी हो रही है। लगभग 1.5 करोड़, वैसे 12 करोड़ के आसपास स्वच्छता घर बने हैं, उस 12 करोड़ में 1.5 करोड़ आदिवासी भाइयों के लिए स्वच्छता अभियान में इज्जत घर यानी शौचालय बनाने का काम किया, तो मोदी जी ने किया, यह भी हमको याद रखना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी कि वंदन केंद्र में और आदिवासी का भाइयों के जो प्रोडक्ट है उसको हाट में बेचने के लिए वंदन विकास केंद्र पर 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, और 400 करोड़ रुपए खर्च भी हो गया है वंदन विकास केंद्र के माध्यम से, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, आपके सामने देश की तस्वीर खींचना चाहता हूं। बताइए, यह इलाका और जसपुर का इलाका नक्सलवाद से ग्रसित था कि नहीं था? था कि नहीं था? आज नक्सलवाद समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? और उसको पूरा समाप्ति की ओर मोदी जी ले जा रहे कि नहीं ले जा रहे? आतंकवाद, नक्सलवाद, ये आए दिन घटना थी। उसी तरीके से हर दिन घोटाला होता रही कि ना? बोलो, घोटाला होता था कि नहीं? हर दिन घोटाला होत रही कि ना? आई गोठान घोटाला हो कि ना? हुआ था कि नहीं हुआ था? आज मोदी जी के राज में हम कोई घोटाला नहीं, कोई कुछ नहीं। पहले महिलाओं की उपेक्षा होती थी, किसानों के बारे में कोई सोचता नहीं था। आज मोदी जी के नेतृत्व में गरीब की चिंता हो रही है, गरीब की सुनवाई हो रही है, किसान को ताकत मिल रही है, महिलाओं को ताकत रही है, युवाओं की आकांक्षाओं को पंख लग रहे हैं, पंख लगाया गया है, वो उन्हें लगे, वो आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे आदिवासी भाइयों को सशक्तिकरण का काम किया तो भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहूंगा, देश बहुत आगे निकल गया 10 साल में। जो बोलते थे कि कुछ नहीं बदलेगा, आज भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पर थी, मोदी जी के नेतृत्व में छलांग लगा के आज 5वें नंबर पर आकर के खड़ी हो गई, 5वें नंबर। और आप चिंता में महाराज जी को फिर से चुनाव जिता के भेजिए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए, और भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आपको जानकर खुशी होगी कि चाहे ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन हो, चाहे टेलीफोन का प्रोडक्शन हो, चाहे फार्मा का प्रोडक्शन हो, आज दवाई बनाने में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है। आज पेट्रोकेमिकल्स में तीसरे नंबर पर खड़ा है, ऑटोमोबाइल में तीसरे नंबर पर खड़ा है भारत, एक लंबी छलांग लगा रहा है। मोबाइल बनाने में भारत आज दूसरे नंबर पर खड़ा है। हमारे यहां आदिवासी भाई बैठे हैं, आप भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। 10 साल पहले आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। ये आज परिवर्तन आ गया है। मित्रों, जब मैं बात करता हूं तो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, हमारा युवा, हमारा किसान, हमारी महिलाएं, हमारे आदिवासी भाई, इनको अगर मुख्य धारा में लाने का काम किया तो मोदी जी की नीतियों ने काम किया, मोदी जी के कार्यक्रमों ने काम किया।
ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया और 80 करोड़ की जनता को और छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ की जनता को, क्यों विष्णुदेव जी, 2 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिल रहा। और इससे फर्क क्या पड़ गया? इससे फर्क यह पड़ गया कि भारत में 25 करोड़ लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते थे, आज वो गरीबी की रेखा से निकल गए हैं और गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। ये बदलता भारत खड़ा हो गया। आज भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। और मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है कि भारत की अति गरीबी 1% से भी मोदी जी के नेतृत्व में कम हो गई है। यह बदलता भारत है। प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ घर बना करके दिए हैं। यहां बैठे हैं विष्णुदेव जी, यहां बैठे हैं रामविचार नेताम, यहां बैठे हैं अग्रवाल जी, यहां बैठे हैं सब लोग। आप इनसे पूछो, 10 साल पहले, 15 साल पहले एक पंचायत में पैकरा जी बैठे हैं, पूछो इनसे, एक पंचायत में इंदिरा आवास योजना में 2 मकान मिलते थे, 2 या 3 मकान। आज मोदी जी ने 4 करोड़ पक्के घर बना करके दे दिए। 4 करोड़, एक पंचायत में 40 मकान, 50 मकान बने। आज हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया। यह बदलता भारत, यह बदलती स्थिति। और मोदी जी ने तय किया है, चिन्नामणि जी को भेजिएगा, महाराज जी को, और अगले 5 साल में 3 करोड़ नए पक्के घर बनेंगे और हम इस तरीके से विकास करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज बिजली के बिल दे रहे ना, बिजली का बिल दे रहे हैं ना, दे रहे कि नहीं दे रहे? अभी प्रधानमंत्री जी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाएंगे। हर घर में सौर ऊर्जा लगेगी और हर घर के छत पर सौर ऊर्जा लगेगी और हर घर को मुफ्त बिजली मिलेगी उससे। और जो बिजली ज्यादा पैदा करेगा वो सरकार खरीद लेगी और उसके बदले आपको आमदनी देगी। ये बदलता भारत। मेरी बात नोट कर लेना मित्रों, पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना, इसके तहत हर घर पर सौर ऊर्जा लगेगी और अगले 5 सालों में आपका बिजली का बिल बिजली मुफ्त हो जाएगी। अपनी जो आपकी खर्च होगा उसके बाद जो बिजली बचेगी वो सरकार खरीद ले और आपको उसके बदले आमदनी हो जाएगी। ये नई योजना को लेकर के हम आगे चले। मैं यहां ये भी आपको बताता हूं कि योजना में 10 करोड़ 35 लाख के आसपास यहां पर दिया गया। जल जीवन योजना में, स्वच्छता अभियान में मैंने बताया कि 36 लाख बने। इसलिए हर दृष्टि से विकास के काम को आगे बढ़ाया। मैं यहां एक बात और बताना चाहता हूं, आयुष्मान भारत में मोदी जी ने हमारे यहां वैसे 12 करोड़ लोगों को, 12 करोड़ परिवारों को, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए पैसा व्यवस्था की। ये बात हम सब जानते हैं। यहां बैठे हैं लोग, ये सब चिट्ठी लिखा करते थे, मुख्यमंत्री जी मेरे इलाके में एक गरीब आदमी है, उसको कैंसर हो गया है, उसके इलाज में 3 लाख रुपए खर्च होंगे, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो इसका मकान बिक जाएगा, इसकी जमीन बिक जाएगी, इसको बाईपास होना है, इसका हार्ट का वेल बदलना है, इसका किडनी का ऑपरेशन होना है। ऐसी चिट्ठियां हम लिखा करते थे। लेकिन मोदी जी ने 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी को आयुष्मान भारत से जोड़ दिया और छत्तीसगढ़ में 36 लाख परिवारों को इससे जोड़ा गया। कितना? 36 लाख परिवारों को जोड़ा गया, जिनको आज 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी से
इलाज के लिए हर साल प्रधानमंत्री मोदी जी भेज रहे हैं। इसको हमको समझना चाहिए। लेकिन एक खुशखबरी मैं दे आया हूं, और वो खुशखबरी ये है कि आप चिंतामणि जी को जिताना अगले 5 साल में मोदी जी ने तय किया है कि इस देश का कोई भी बुजुर्ग, कोई भी माता, कोई भी बहन जिसकी 70 साल से ऊपर उम्र हो गई है, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी इलाके का, किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, सबको मोदी जी की तरफ से आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने का सालाना उसकी व्यवस्था की जाएगी। बोलो बदलता भारत है कि नहीं है? बोलो बदल रहा है कि नहीं भारत? आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये विकास के नए नए आयाम हो रहे हैं। मैं यहां अगर विकास की बात कहूं तो मुझे खुशी है ये बताते हुए, कुछ नहीं बदलेगा। वहां आज मोदी जी के नेतृत्व में, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तब सरगुजा को मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, तो वो हमारे टाइम में बदल गया। मुझे याद है उस समय वो हमारे देव जी होते थे एमएलए, नहीं हमारे विपक्ष में, हाँ टीएस सिंह देव जी होते थे। उन्होंने मुझे कहा ये कैसे होगा, सरगुजा में मेडिकल कॉलेज खुल सकेगा क्या? मैंने कहा खोल के दिखाऊंगा, ये मोदी जी की सरकार है, ये किसी और की सरकार नहीं है। आज मेडिकल कॉलेज खुल गया। आपने कभी सोचा था कि भिलाई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आएगी? अरे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो दिल्ली में होती थी, मुंबई में होती थी, खड़गपुर में होती थी, कानपुर में होती थी, भिलाई में आएगी। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आ गई। उसी तरीके से सबसे बड़ा भारत का सबसे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ये राजनांदगांव में खुल रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ में खुल रहा है। उसी तरीके से 32 रेलवे स्टेशन अमृत भारत में बन रहे हैं, और रेल का बजट हमारे छत्तीसगढ़ के लिए इसको 32 गुना बढ़ा दिया गया है, नहीं 22 गुना बढ़ा दिया गया है रेल के बजट को। उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर मैं यहां सरगुजा की बात करूं, चिंतामणि जी के इलाके की बात करूं, तो 23 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल यहां पर खोले गए। एकलव्य मॉडल के स्कूल खुले कितने? 23। और उसी तरीके से प्रयास रेजिडेंशियल स्कूल में जहां नक्सली अफेक्टेड बच्चे, जो नक्सल परिवार के अफेक्टेड बच्चे थे, उनके पढ़ने की व्यवस्था हो रही है। अंबिकापुर के रेलवे स्टेशन को नया बना दिया जाए, उस पर 34 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, 34 करोड़ रुपए। और उसी तरीके से विकास के नए नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। मित्रों, मैंने आपके सामने पिछले 10 साल में हुए विकास की कहानी आपके सामने रखी है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, हमारी बात को आप समझ लीजिएगा, राजनीति में उजाले का महत्व समझना हो तो अंधेरे की त्रासदी को पहले जानो। अगर आपको यह पता ना हो कि अमावस्या की अंधेरी रात कैसी होती है, तो पूर्णमासी का मजा नहीं आता। पूर्णमासी आज विकास हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, वह भी हमको समझना चाहिए। एक तरफ हम विकास करें और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी, ये भ्रष्टाचारियों का टोला, ये परिवारवादियों का टोला, ऐसे टोले आगे आए हैं। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हम तो आपसे विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? ये इंडिया अलायंस, ये गठबंधन अलायंस, ये क्या कर रहा है? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे। बोलो, भ्रष्टाचारियों को बचाना है क्या? जरा जोर से बोलो भैया, दिल्ली तक आवाज आनी है। बचाना है क्या? ये बोलते हैं परिवारवाद बढ़ाओ, और मोदी जी बोलते हैं साधारण घर से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाओ, आदिवासी मंत्री बनाओ, और गरीब आदमी को आगे ले जाओ।
वो परिवारों का गठबंधन है, वो परिवारों का जमावड़ा है, वो भ्रष्टाचारियों का टोला है। बोलो कांग्रेसियों ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? बताओ कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? ऑगस्टा वेस्टर्न हेलीकॉप्टर का घोटाला किया कि नहीं किया? चीनी घोटाला किया कि नहीं किया? नहीं किया? 2G घोटाला किया कि नहीं किया? कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला किया कि नहीं? अपन बघेल घोटाला किया कि नहीं? आप बताओ दुबई से पहले पैसा बोलो आता था कि नहीं? और यहां पर वो जुआ चलता था कि नहीं? ये सब भ्रष्टाचार हो गए। लालू यादव ने चारा खाया कि नहीं? जमीन के बदले नौकरी देने का घोटाला किया कि नहीं? अलकतरा घोटाला किया कि नहीं? ममता के मंत्री जेल में है कि नहीं? डीएमके के मंत्री जेल में है कि नहीं है? अब बताओ अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताओ मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ ये हमारे आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताओ राहुल गांधी बेल में है कि नहीं है? आप बताओ सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ ये संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? ये बेल और जेल इसी के बीच में है, इसी के बीच में है। सब भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए, सब इकट्ठा। भ्रष्टाचारी बचाओ। अब मोदी जी लाल किले से बोल रहे कि भ्रष्टाचारियों को हम भ्रष्टाचार मिटा के रहेंगे, हटा के रहेंगे, इसके लिए हम काम करेंगे। और इस सब परिवार की पार्टी है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती परिवार, प्रकाश सिंह बादल सुखबीर बादल परिवार, चौटाला परिवार, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद डिंपल परिवार, लालू राबड़ी तेजस्वी तेज प्रताप परिवार, मीसा सब परिवार, ये ममता और अभिषेक परिवार, ये उदयनिधि स्टालिन करुणानिधि और स्टालिन परिवार, शरद पवार सुप्रिया सुले परिवार, उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे परिवार, सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी परिवार, ये सब परिवार की पार्टियां हैं। बोलो ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आगे आने दोगे क्या? आप क्या देखिए, साधारण परिवार से आया हुआ व्यक्ति आज वो मुख्यमंत्री बनता है। साधारण परिवार से आए हुए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बनते हैं। ये हमारे प्रजातंत्र की जीत है। इसलिए मित्रों, हमको ध्यान में रखना है। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी आदिवासियों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण, ये छीन कर, ये डाका डालकर, ये मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए ये मुस्लिम को ये आरक्षण देना चाहते हैं। ये है इनका एजेंडा, ये है इनका उद्देश्य। अपने मैनिफेस्टो लिखते हैं कि हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे माइनॉरिटीज को। और इनके लिए माइनॉरिटी कौन है? मनमोहन सिंह बोलते हैं माइनॉरिटी मतलब देश का पहला हक देश के संसाधनों पर किसी का है तो वो मुसलमानों का है। बोलो ऐसा शासन चाहते हो क्या? जरा जोर से बोलो, ऐसा शासन चाहते हो क्या? ये क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने उनको कहा 3 बातें लिखित में दो कांग्रेस पार्टी। पहला लिखो कि तुम संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे और आदिवासी का और हमारे दलित भाई का और हमारे पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों का किसी का भी आप आरक्षण बदल करके मुस्लिम आरक्षण नहीं करोगे। दूसरी बात कि आप कहीं से भी डाका डाल के ये आरक्षण लेने का कोई भी काम नहीं करोगे। और जहां जहां तुम्हारी सरकारें हैं कांग्रेस पार्टी की,
वहां इस तरीके का पिछले दरवाजे से डाका नहीं डालोगे। बोलो मोदी जी ठीक बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते कि नहीं बोलते? भीमराव अंबेडकर ने कहा है, संविधान में लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए आरक्षण होगा। यह भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। लेकिन इनकी कोशिश है, इनकी इच्छा है कि यह डाका डाल के हमारे आदिवासी भाई के रिजर्वेशन का डाका डाल के मुस्लिम आरक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो इनको सबक सिखाओगे ना? बोलो सबक सिखाओगे ना इनको? इनको बताओगे ना क्या मतलब होता है? ये इस तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी के राज में आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का और ओबीसी के भाइयों का किसी का भी रिजर्वेशन नहीं करने दिया जाएगा। उसको पक्का रखा जाएगा। इसकी हम व्यवस्था करेंगे। मित्रों, ये राहुल गांधी आए ना कभी, वैसे तो आएंगे नहीं, मतलब है नहीं, आए तो पूछना उनसे। ये सब राम विरोधी हैं, ये सब राम विरोधी हैं, ये सब सनातन विरोधी हैं और ये सब राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ चलने वाले लोग। मैं आपको बताता हूं, ये सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार ने एफिडेविट डाला था। एफिडेविट क्या लिखा था? कि राम काल्पनिक हैं, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह कोर्ट में लिख के दिया था राम के बारे में। और कपिल सिब्बल ने कहा था कि राम का केस लगा है हमारे राम जन्मभूमि का, उसको लटकाओ, उसको अटकाओ, नहीं तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। राम हमारे लिए आस्था का विषय है, राम हमारे लिए चुनाव का विषय नहीं है, हमारी आस्था का विषय है, हमारे मन का विषय है, हमारे जीवन का विषय है, हमारे संस्कारों का विषय है। लेकिन ये लोग राम की राजनीति करते हैं, राम के बनने के लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम कर रहे थे। लेकिन मोदी जी ने कोर्ट के द्वारा रास्ता प्रशस्त हुआ और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर बना और हमारे राम लला वह वहां पर उनका प्राण प्रतिष्ठा हुई, वह हमने देखा। मित्रों, ये सनातन विरोधी भी हैं। दक्षिण में उदयनिधि स्टालिन बोलता है सनातन डेंगू है, डेंगू, सनातन मलेरिया है। ए राजा बोलता है कि सनातन HIV एड्स है। और राहुल गांधी का मुंह चुप, सोनिया गांधी का मुंह चुप, प्रियंका गांधी चुप, खड़गे जी चुप, कोई नहीं बोलता कुछ। बोलो ये सनातन विरोधी है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब ये राष्ट्र विरोधी भी हैं। इनका एक MP DK सुरेश बंगलौर से चुनाव लड़ रहा है। वो MP बोलता है कि साउथ के प्रदेशों को अलग देश बना देना चाहिए। बोलो ऐसा होने देना है क्या? ऐसा होने देंगे कभी? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलता है और कांग्रेस पार्टी और खड़गे जी चुप है, कुछ नहीं बोलते। एक राज्यसभा का MP कर्नाटक से जीत के आता है, विधानसभा के अंदर नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बोलो ये राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है? है कि नहीं है? ऐसे लोगों को घर में बैठोगे ना? बैठाना है कि नहीं बैठाना है? इनको घर में बैठाओगे ना? और चिंतामणि महाराज जी को दिल्ली भेजोगे ना? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? छत्तीसगढ़ को आगे ले जाना, सरगुजा आगे ले जाना है ना? आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, सबले बढ़िया, सबले बढ़िया, सबले बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार